नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में। आज हम सबसे पहले बात करेंगे यूपी में खूंखार जंगली जानवरों के आतंक की। जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में धमाचौकड़ी मचाए हुए हैं, जिससे लोग दहशत में हैं। वहीं बात होगी देश के सियासी गलियारों के सबसे हॉट टॉपिक अमेरिका में दिए गए राहुल गांधी के बयानों पर मचे घमासान की। दरअसल पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधने के साथ ही राहुल गांधी ने कई ऐसे बयान दिए हैं जिसको लेकर देश की राजनीति में नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। और आखिर में बात होगी उत्तराखंड की राजनीतिक गर्माहट की। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। स्पेशल रिपोर्ट में हम सबसे पहले बात करते हैं खूंखार जंगली जानवरों की। यूपी में खूंखार जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में धमाचौकड़ी मचाए हुए हैं, जिससे लोग दहशत में हैं। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक पूरी तरह खत्म भी नहीं हो पाया है। सुल्तानपुर में सीआर के हमले से लोगों में खौफ का माहौल बन गया है। अजुई गांव में अपने बच्चों को सीआर से बचाने की कोशिश में एक महिला घायल हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर के गांवों में सीआर के हालिया हमलों से लोग डरे हुए हैं। लोगों के साथ साथ जानवरों के लिए भी खतरा बना हुआ है। अजुई गांव में अपने बच्चों को सीआर से बचाने की कोशिश में एक महिला घायल हो गई। बाद में गांव वालों ने सीआर को मार डाला। लड़का को लेके बैठी रही पे और उधर से आवा लड़का को जो न पकड़े करिस, फिर उसके बाद हमको कुछ सुझा नहीं, अपन हाथ डाल दी, अपन लड़का बचा ही नहीं। फिर उसके बाद जो ना छोड़त रहे, फिर जो ना कि लड़के फिर दौड़े हैं, लात वाते से मारे उन्होंने, फिर जाके छोड़ी से। फिर जब मुड़ कर देखे तो इनके तरफ मुंह बा के वो दौड़ा। जब दौड़ा तो इनको कुछ नहीं सुझाई दिया। बच्चा हाथ में लिए थी एक हाथ में, और जब उसको हाथ इनके तरफ दहिना हाथ जो बचा था उसके मुंह में डाल दिया। जो मुंह आया तो हम मुंह में डाल दिए, और जो मुंह में डाल दिए तो वो हाथ नहीं छोड़ रहा था। फिर इन्होंने लात से मारा उसको। फिर 2 बार और आया, उसके बाद में भी मतलब काटने के बाद भी 2 बार आया। हाँ, वन विभाग के अधिकारी गांव वालों को सीआर के हमलों से खुद को बचाने की सलाह दे रहे हैं। हम लोगों द्वारा लोग जागरूक किया जा रहा है। ग्राम प्रधानों के साथ पंचायत भवन में बैठकें की जा रही है। उन लोगों को बताया जा रहा है कम से कम जब भी निकले अपने बच्चों के स्कूल हो या बगल कहीं जाते रहें तो सामूहिक रूप में निकलें। अपने घर के आसपास गंदगी थोड़ा ना करें। वो इसीलिए जो है गांव के बगल में भी आ जा रहे हैं, अगल बगल भी हैं, तो थोड़ा इससे बचाव रखें। ये लोग भी थोड़ा सा सामूहिक में चलें, डंडे लाठी के साथ चलें। करीब 1 हफ्ते पहले सीआर के हमले में 10 साल की लड़की की मौत हो गई थी। इसके बाद से ही गांव के लोग सतर्क हैं। स्पेशल रिपोर्ट में आप बात करते हैं अगली अहम रिपोर्ट की। लोकसभा सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आजकल अमेरिका में हैं और पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। निशाना साधने के साथ ही राहुल गांधी ने कई ऐसे बयान दिए हैं जिसको लेकर देश की राजनीति में अब नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। दरअसल बीजेपी ने राहुल गांधी के सिखों पर दिए गए बयान पर गहरी नाराजगी जताई है। पार्टी ने कहा है कि राहुल गांधी अपनी विदेश यात्रा के दौरान भारत को बदनाम करने का प्रयास लगातार करते हैं। पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सिखों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और सिख समुदाय में पूरे मान सम्मान के साथ सिख समुदाय रह रहा है देश में। बीजेपी नेता सरदार आरपी सिंह ने कहा कि वह राहुल गांधी के बयान के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे पर आक्रामक तेवर के साथ बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोलकर फिर सियासत को हवा दे दी है। उनके बयानों की गूंज भारत में हुई और विपक्ष भी पलटवार कर रहा है। बता दें कि राहुल के तेवरों में बहुत आक्रामकता नजर आ रही है और वे कई मुद्दों पर पीएम मोदी, भाजपा और आरएसएस को निशाने पर ले रहे हैं। राहुल के इन बयानों पर देश में घमासान मचा हुआ है। दरअसल राहुल गांधी अमेरिका की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। शनिवार से शुरू हुई उनकी यात्रा का पहला पड़ाव डलास था और वे सोमवार को वॉशिंगटन पहुंचे। अपने अमेरिका दौरे के दौरान भारतीय समुदाय और छात्रों शिक्षकों के साथ बातचीत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत की विविधता को लेकर अपने विचार रखे। वहीं इस दौरान उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधा। The elephant in the room is that 90% of India, OBCs, Dalits, Adivasis, they don't play the game. They're not even in the game. Our census is one of 3 ideas. It's a simple exercise to say, okay, we've been, we got independence 1947. We've been going for a while now. Let's see how have the lower castes, backward castes, Dalits,
how have they integrated into this system? What is it actually that they're participating in? Now, there are two other components. One is the idea of a socio-economic survey. So we want to not only understand how many Dalits there are, how many OBCs there are, but we want to understand what their social position looks like, what their financial position looks like, what their economic position looks like. And the third component, which I think is very important, we want to take a look at India's institutions. We want to look at the media, healthcare, we want to look at education, the owners, the structures that deliver these services. And we want to get a sense of what is India's participation in these institutions. This is now an unstoppable idea. So if somebody thinks that now they are going to stop 90% of India from asking these questions, from demanding a census, from asking the question about how much participation do they have in our institutional structure, I don't think it's going to work. I think that the pressure is way too powerful. It's not a question of caste or religion or Hindutva or anything else. It's a question of fairness. I frankly, as a politician, I don't want to live in a country where 90% of the people do not have access to opportunity. I'm not interested. कब से भारत हो गई कि बीजेपी की निंदा कर लो तो भारत की निंदा, ये कब से हो गया साहब? ये गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी को या नरेंद्र मोदी जी को नहीं होनी चाहिए कि उनकी निंदा करना मतलब भारत की निंदा करना है। गलत है ये। भारत के पूर्वजों की निंदा ये पूरे विश्व में जाकर करते हैं। जो फाउंडिंग फादर्स हैं भारत के, उनकी निंदा जब ये करते हैं तो किसकी निंदा कर रहे हैं ये? तब ये भारत की निंदा कर रहे होते हैं। अभी हम इनकी नीतियों की निंदा करेंगे और बिल्कुल करेंगे, सवाल उठाएंगे, हमारा काम है। इनको क्या आपत्ति है इसमें? रही बात चुनावों की निष्पक्षता की, तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी ने आप सबके सामने अपने आंकड़े रखे कि कैसे 79 सीट्स पे गड़बड़ हुई, सरेआम हुई, इतने कम समय में अचानक इतने वोट बढ़ जाना, ये सब आपके सामने है। ठीक है, आज चुनाव आयोग हमारी नहीं सुन रहा है, मतलब थोड़े ही कि जब हम सत्ता में आएंगे तो इन सबको बख्श देंगे। तब हमें जो कार्रवाई करनी होगी करेंगे, कोई कहीं भी बैठा हो। और ये सवाल जब हम यहां देश में पूछते हैं तो भी पूरा विश्व सुनता है। जब प्रधानमंत्री अपनी तथाकथित मन की बात करते हैं तब भी पूरा विश्व सुनता है। जब प्रधानमंत्री अटपटी सी बातें चुनाव के प्रचार के दौरान करते हैं, जब कपड़ों से पहचानते हैं लोगों को, तब भी पूरा विश्व सुनता है। जब इस देश में हिंदू मुसलमान कर रहे होते हैं प्रधानमंत्री, तब भी पूरा विश्व सुनता है। क्या इतनी जानकारी भारतीय जनता पार्टी को इतनी समझ नहीं है? देश के संविधान पर कर रहे हमला। राहुल गांधी ने टेक्सास के डलॉस में कहा, अमेरिका की तरह हमारा भी मानना है कि हर किसी को भागीदारी की अनुमति दी जानी चाहिए। हम जानते हैं कि हर किसी को सपने देखने का हक होना चाहिए और जाति, भाषा, धर्म, परंपरा, इतिहास की परवाह किए बगैर हर किसी को अवसर मिलना चाहिए। यही लड़ाई है। चुनाव में ये लड़ाई तब चरम पर पहुंच गई जब भारत में लाखों लोगों को साफ समझ आ गया कि भारत के प्रधानमंत्री देश के संविधान पर हमला कर रहे हैं। नहीं रहेंगे, ये बड़ी ही आपत्तिजनक एक स्टेटमेंट है। बहुत ही मतलब मैं अल्फाज नहीं बोलना चाहता, लेकिन बोले बिना रहा भी नहीं जाता। बहुत ही घटिया किस्म की स्टेटमेंट है। देखिए, किसी कम्युनिटी को आप डिमीन करें, किसी कम्युनिटी के प्रति ऐसे आप शब्द बोलें और ये कहें कि ये नहीं रहेंगे। या गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे हैं, दस्तार के लिए तो उन्होंने, अपने सिख धर्म के लिए तो अपने आप को छोटे छोटे बच्चों ने नीहों में चिनवा लिया। और आप कहते हैं कि हमारा इस धर्म को, हमारी पगड़ी को कोई हटा सकता है, उस पर कोई हाथ डाल सकता है? ये सपना तो जकरिया खान ने भी देखा, औरंगजेब ने भी देखा, अब्दाली ने भी देखा, कांग्रेस ने भी देखा, गोरों ने भी देखा। लेकिन ऐसा सपना देखने वाले लोगों को भी नहीं हम छोड़ते। राहुल गांधी जो ये बातें कह रहे हैं, हमारे खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, देश के अंदर एक नफरत का माहौल बना रहे हैं। और 1980 के दशक में उन्हें इसी तरह गांधी परिवार ने और कांग्रेस ने ये नफरत हमारे खिलाफ फैलाई, अखबारों में ऐड तक दी। एक सिख को टैक्सी ड्राइवर को दिखाया और ये पूछा गया कि क्या इसको देख के तुम्हें अपने आप को आसुरक्षित महसूस करते हो? इस तरह से करोड़ों रुपए एम्बेसियों में हमारे खिलाफ खर्च करके हमें आतंकी बताया गया और हमें मारकर 450 सीटें लोकसभा में जीती गई। वही मोडस ऑपरेंडी द्वारा कांग्रेस अडॉप्ट करना चाहती है। सिखों को मोहरा बनाकर, उनके खिलाफ नफरत फैलाकर, उनके खिलाफ नफरत भरे काम करवाकर उनके खिलाफ चुनाव जीतना चाहती है। ये बहुत ही घटिया किस्म की राजनीति है, नफरत भरी राजनीति है, जिसका आज की 21वीं सदी में भारत में कोई स्थान नहीं है।
भारत में दस्तार की वो सम्मान है कि भारत के प्रधानमंत्री वो दस्तार को सजाकर, मोदी जी गुरुद्वारे में जब सिखों के किसी समागम में जाते हैं तो उसको दस्तार को सजाकर जाते हैं। ये सम्मान है इस भारत के अंदर। इस भारत के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चीफ जस्टिस हो, सेना अध्यक्ष हो, देश के जितने कॉन्स्टिट्यूशनली बड़े पद हैं सब पर दस्तार सिख रहे हैं। इसलिए ये जो नफरत भरी हमारे प्रति अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। वर्जीनिया के हंडन में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के लोगों के बीच राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी ने डर फैलाया, छोटे व्यवसायों पर एजेंसियों का दबाव डाला गया, सब कुछ सेकंड में गायब हो गया। ये मेरे लिए दिलचस्प है। उन्होंने कहा भाजपा के लोगों को ये डर फैलाने में सालों लग गए और कुछ सेकंड में सब गायब हो गया। राहुल गांधी ने आगे कहा, संसद में मैं प्रधानमंत्री को सामने से देखता हूँ और मैं आपको बता सकता हूँ कि 56 इंच का सीना, भगवान से सीधा संबंध, ये सब अब खत्म हो गया है। ये सब अब इतिहास है। मैं नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करता। अमेरिका में छात्रों शिक्षकों से बातचीत के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, भारत भाषाओं, परंपराओं और धर्मों का एक संघ है। जब भारतीय लोग अपने धार्मिक स्थलों पर जाते हैं तो वे अपने देवताओं के साथ विलीन हो जाते हैं। ये भारत की प्रकृति है। इस दौरान राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा और आरएसएस की गलतफहमी ये है कि वे सोचते हैं कि भारत अलग अलग चीजों का एक समूह है। वहीं कहा, मैं नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करता, मैं उनके दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं उनसे नफरत भी नहीं करता। कई मौकों पर मैं उनके साथ सहानुभूति रखता हूं। भाजपा पर राहुल का हमला। राहुल गांधी ने आरएसएस के बहाने भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष किया है और कहा कि सत्ताधारी पार्टी ये नहीं समझती कि देश सबके लिए है, जबकि नागपुर में मुख्यालय रखने वाले उनके लिए केवल एक विचारधारा महत्वपूर्ण है। वर्जीनिया के हंडन में एक कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता ने भारत की विविधता का उदाहरण देने के लिए भोजन की थाली में अलग अलग व्यंजनों का जिक्र किया। राहुल के आरएसएस पर आरोप। आरएसएस का मानना है कि कुछ राज्य और समुदाय दूसरों से कमतर है, इसी बात को लेकर लड़ाई है। सभी का अपना इतिहास, परंपरा और भाषा है। उनमें से हर एक उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कोई और। अगर कोई आपसे कहे कि आप तमिल नहीं बोल सकते तो आप क्या करेंगे? आपको कैसा लगेगा? आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे? यही आरएसएस की विचारधारा है कि तमिल, मराठी, बंगाली, मणिपुरी सभी निम्न भाषाएं हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, लड़ाई इस बात पर है कि हम किस तरह का भारत चाहते हैं। क्या हम ऐसा भारत चाहते हैं जहां लोगों को वह मानने की अनुमति हो जो वे मानना चाहते हैं, या हम ऐसा भारत चाहते हैं जहां केवल कुछ लोग ही तय कर सकें कि क्या होने वाला है। लोकसभा चुनावों को नियंत्रित चुनाव करार देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर निष्पक्ष चुनाव हो तो भाजपा 240 सीटों के करीब भी नहीं होती। समाज में जो लोग हजारों वर्ष से जिनके साथ छुआछूत किया गया, भेदभाव किया गया, आर्थिक और सामाजिक रूप से जो लोग पिछड़े हैं, उनको आरक्षण मिला है, तो आरक्षण बंद करने का, खत्म करने का तो कोई सवाल ही नहीं रहता। आरक्षण तो जारी रहेगा। किस बयान को बीजेपी के लोग कैसे तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं वो मैं नहीं जानता। सिखों को लेकर कुछ राहुल गांधी ने बोला है कि अभी सिख समुदाय, आप खुद ही कह रहे हैं कुछ बोला है, तो ना आपने ठीक से सुना है ना मैंने सुना है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, जहां तक सिखों को लेके भाजपाइयों का सवाल है, उन्होंने तो पाकिस्तानी कहा, सिखों को खालिस्तानी कहा, आतंकवादी कहा। क्या क्या नहीं किया उनके साथ, क्या क्या नहीं किया किसान आंदोलन में। तो बीजेपी सिखों के प्रति किस तरीके की दुर्भावना रखती है, किसी से छुपा थोड़ी है। चुनाव को लेकर उन्होंने कहा निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है, अगर निष्पक्ष चुनाव होते तो बीजेपी की इतनी सीटें। देखिए, चुनाव को लेकर बहुत सारे सवाल उठे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी ने क्या बोला मैंने नहीं सुना है, लेकिन चुनाव को लेकर पिछले दिनों बहुत सारे आंकड़े सामने आए हैं, बहुत सारे तथ्य सामने आए हैं।
कैसे पोस्टल बैलेट की गिनती में गड़बड़ की गई, कैसे बाकी चीजों में गड़बड़ की गई, तो वो सारे सवाल हैं, उसका जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों और शिक्षकों के साथ बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पूरे अभियान को इस तरह से संरचित किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में अपना काम कर सके। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग वही कर रहा है जो भाजपा चाहती है। राहुल ने कहा, मुझे नहीं लगता कि निष्पक्ष चुनाव होने पर भाजपा 240 सीटों के करीब भी पहुंचती। उन्होंने हमारे बैंक खाते बंद कर दिए थे। चुनाव आयोग ने वैसा ही किया जैसा भाजपा चाहती थी। अगर हमारे इतिहास में सिख कम्युनिटी को कभी भी इनसिक्योरिटी हुई है तो आपके फादर साहब के समय, जब 3000 हमारी कम्युनिटी के मेंबर्स वर किल्ड इन कोल्ड ब्लड, जब आपकी ग्रैंडमदर ने दरबार साहब पे हमला किया था। और अगर आप संविधान की बात करते हैं तो संविधान इज ओनली बीन अंडर थ्रेट बिकॉज यू यूज्ड 356 सो मेनी टाइम्स। यू इम्पोज्ड एन इमरजेंसी इन जून 1975। और इमरजेंसी में क्या क्या सिविल लिबर्टीज वर डिस्टिंक्ट। दैट हैज बीन द रियल थ्रेट टू डेमोक्रेसी। अब ये डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के चैंपियन बनने की कोशिश है। पार्लियामेंट में आ गए वो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपीज लेके, कुछ वो सेलोफिन कवर लगा हुआ था। तो मैंने देखा वो जो सेशन थे उसमें तो इनके बारे बड़ी क्रिटिसिज्म थी। इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन को डीरेल करने की कोशिश की। पूरे चुनाव अभियान को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि मोदी देश भर में अपना काम आसानी से कर सके। जिन राज्यों में वो कमजोर थे और जिन राज्यों में वो मजबूत थे, उन्हें अलग तरीके से डिजाइन किया गया था। इसलिए मैं कहता हूं कि चुनाव स्वतंत्र नहीं। राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि भारत को आपस में लड़वाना और भारत में गृह युद्ध करवाना, यही राहुल गांधी का लगता है टूल किट अभी चल रहा है। कहीं ट्रेन जितना डिरेल्ड हो रहा है, इसमें कांग्रेस का हाथ है, विपक्ष का हाथ है। देश के बाहर जाकर के भारत को गाली देना, देश के अंदर भारत को तबाह और बर्बाद करना। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष का पद होता है जिम्मेदारी का पद। मैं राहुल जी को याद दिलाना चाहता हूं, जब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, नरसिम्हा राव जी, तब भारत का प्रतिनिधित्व अटल जी करते थे। कई मामलों में देश के बाहर कभी भी नेता प्रतिपक्ष ने देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की। लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त हैं, लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है और वो विरोध करते करते देश के विरोध करने लगे। देश के बाहर कांग्रेस और बीजेपी नहीं होती, देश के अंदर हम मुद्दों पे लड़ सकते हैं, लेकिन देश के बाहर केवल भारत होता है। हम 100 और 5 अलग नहीं होते, 105 होते हैं। समान नागरिक संहिता के बारे में राहुल ने कहा वह इस पर तभी टिप्पणी करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रस्ताव क्या है। उन्होंने कहा, भाजपा समान नागरिक संहिता का प्रस्ताव कर रही है, हमने इसे नहीं देखा है, हमें नहीं पता कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। हमारे लिए इस पर टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। जब वे इसे लाएंगे तब हम इसे देखेंगे और इस पर टिप्पणी करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन के सदस्यों में मतभेद है, लेकिन वे कई बातों पर सहमत भी हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अगली अहम रिपोर्ट। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। हम बात करते हैं अब अगली अहम रिपोर्ट की। स्पेशल रिपोर्ट में अब अगली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। उत्तराखंड में आगामी चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं।
जहां कांग्रेस की बड़ी बैठक आयोजित की गई थी, वहीं अब भाजपा ने ऑफलाइन सदस्यता का शुभारंभ कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बेरोजगारों के लिए बम्पर भर्तियां भी निकाली हैं। इसके तहत राज्य के 11 विभागों में रिक्त समूह गा के 4,405 पदों पर इसी महीने भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस भाजपा की तैयारी तेज हो गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस की आज पार्टी मुख्यालय में बड़ी बैठक आयोजित की गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस का तर्क है कि भाजपा सरकार के राज में विकास के कोई कार्य नहीं हो रहे हैं। यही वजह है कि भाजपा को मंगलौर और बद्रीनाथ में हुए उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा। वहीं कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव के साथ ही नगर निकाय और पंचायत के चुनावों में भी जीत दर्ज करेगी। कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय करण महरा जी ने आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक आहूत की है और जो आने वाले निकायों के चुनाव हैं, पंचायतों के चुनाव हैं, केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव है, इस पर कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति होगी, क्या वरिष्ठ नेताओं के सुझाव होंगे, क्या मार्गदर्शन होगा और भावी कार्यक्रम क्या होंगे, उस पर चिंतन मंथन के लिए ये बैठक आहूत की गई है और सभी वरिष्ठ नेताओं के जो भी सुझाव होंगे, जो भी मार्गदर्शन होगा, उसी पर आगे जो है पार्टी का काम करेगी और रणनीति बनेगी। भाजपा को किस तरीके से इन सभी चुनावों में हराना है, कैसे कांग्रेस का परचम लहराना है, इस पर जो है चिंतन मंथन हो रहा है और जो भी सुझाव सबके मिलेंगे उन सुझावों से केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराया जाएगा और निश्चित तौर पर जो है भावी रणनीति के लिए बैठक हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरे जोरों शोरों से है और हम लोग इस बार केदारनाथ में आप इतिहास में पहली बार ऐसा देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी वहां भारी मतों से अपनी जीत सुनिश्चित करेगी और उसके लिए हमारी समस्त संगठन की तरफ से सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हम लोगों की टीम्स वहां पे बन चुकी हैं, हमारे काबीना मंत्रियों की वहां पे ड्यूटीज़ लगी हैं। प्रत्येक मंडलों पे वो पूरा समीक्षा करेंगे और घर घर जिस प्रकार से हमने भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को पहुँचाया है उनकी पूरी जो है वो जानकारी लेंगे और कोई भी वंचित अगर है तो उनको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको भाजपा से जोड़ें। हमारा संगठन पर्व सदस्यता अभियान भी हमने शुरू कर दिया है। 2 सितंबर ऑनवर्ड्स ये ऑनलाइन शुरू हुआ था और आज से जैसे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी हैं, उन्होंने आज ऑफलाइन इसका शुरुआत की है। तो आज से जिन लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं हैं वो अपने इस फॉर्म के माध्यम से जो है अपनी सदस्यता ग्रहण कर पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे। वहीं एक ओर जहां कांग्रेस बैठक कर आगामी रणनीति पर मंथन कर रही है तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने अपने सदस्यता अभियान को तेज कर दिया है। इसके तहत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ऑनलाइन के साथ ही अब ऑफलाइन सदस्यता का भी शुभारंभ कर दिया है। महेंद्र भट्ट ने बताया कि प्रदेश भर में अब तक 2.5 लाख से ज्यादा सदस्य पार्टी से जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य 20 लाख से ज्यादा सदस्य बनाने का रखा गया है। वहीं उन्होंने दावा किया है कि केदारनाथ के साथ ही नगर निकाय और पंचायत चुनाव में भाजपा भारी बहुमत के साथ में जीत दर्ज करेगी। भाजपा के इस दावे के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बेरोजगारों के लिए बम्पर भर्ती निकाली है। माना जा रहा है कि आगामी चुनावों में भाजपा को इसका चुनावी लाभ जरूर मिलेगा। हालांकि सरकार के इस दावे को कांग्रेस ने हवाई बताया है। देखिए, नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ तैयार है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसको हम भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि कह सकें। आज हमारे सहप्रभारी सुरेंद्र शर्मा जी उत्तराखंड में आए हैं। प्रभारी बनने के बाद हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की अभी बैठक चल रही है। हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं सारे इसमें उपस्थित हैं। निश्चित तौर पर किस प्रकार से हम केदारनाथ का चुनाव, पंचायत के चुनाव और नगर निकाय का चुनाव जीते, उस पर मंथन होगा। जो भी इस पे चर्चा फाइनल होकर आएगी उसको जनता के बीच में हम लेकर जाएंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीतियां हैं, जिस प्रकार से महिला उत्पीड़न में आज उत्तराखंड पहले स्थान पर आ चुका है, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार यहाँ पे चरम पर पहुंच चुका है, इन सारे मुद्दों को भी हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे। और नगर निकाय और पंचायत के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। जिस दिन भी यहाँ पे चुनाव प्रदेश के अंदर होगा, कांग्रेस अपना परचम लहराएगी और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से सुफड़ा साफ होगा। देखिए, यूं ही नहीं कहते हैं कि वो धाकड़ धामी है, वो जो कहते हैं उसको करते हैं। उन्होंने जब 2022 के चुनाव में आम जनता से वादे किए थे कि मैं रोजगार दूंगा, उसकी तरफ वो आगे बढ़े। अब तक लगभग 18,000 नियुक्तियां पत्र वो स्वयं बांट चुके हैं और
अब 4,500 नियुक्ति इसी अगले महीने में वो पूरे होने वाली है। तो निश्चित तौर पर धामी जी की सोच युवाओं के लिए रोजगार सृजन करना, चाहे वो इंडस्ट्रियल समिट हो, चाहे टूरिज्म समिट हो, इसके माध्यम से रोजगार सृजन करने की उनकी जो नीयत है वो साफ दिखती है कि उत्तराखंड के हित में वो जो भी निर्णय ले रहे हैं वो रोजगार के लिए, युवाओं के लिए और आम आदमी के हित में वो निर्णय ले रहे हैं। तो स्वागत योग्य है कि आदरणीय जो धामी साहब का निर्णय है वो उत्तराखंड के लिए रोजगार उत्पन्न करने का निर्णय होगा। नियुक्ति को तो कोई भी व्यक्ति कह सकता है, लेकिन सर्वाधिक नियुक्तियां देने वाला अगर कोई मंत्रिमंडल है तो तिवारी जी का मंत्रिमंडल है। पंडित नारायण तिवारी के शासनकाल में सबसे ज्यादा नियुक्तियां हुई और राज्य के निर्माण की बुनियाद रखने का काम भी पंडित नारायण तिवारी जी के ही कार्यकाल में हुआ। ये तो प्रदेश ऐसा है कि यहाँ तो सब लोग होड़ ले रहे हैं कि मेरे कार्यकाल में ज्यादा हुआ है, लेकिन कितने लोगों को नौकरी मिल रही है आप खुद समझ रहे हैं। सारे जो हमारे यहाँ रोजगार का साधन था, 4th क्लास के पद खत्म कर दिए गए, तृतीय श्रेणी में ठेके पे काम हो रहा है। आप इतने और तो और अब तो भाजपा ने नया पैटर्न अपना दिया है कि IAS भी ठेके में नियुक्त हो रहे हैं, उनकी भी लेटर एंट्री कर रहे हैं। कुल मिलाकर राज्य में निकाय चुनाव के साथ ही केदारनाथ चुनाव की तैयारी भी तेज हो गई है। निश्चित ही राज्य की 2 विधानसभा सीटों में उपचुनाव जीतने से कांग्रेस में काफी उत्साह है। यही वजह है कि कांग्रेस निकाय और केदारनाथ उपचुनाव में जीत का दावा कर रही है। सवाल है कि क्या कांग्रेस अति आत्मविश्वास का शिकार तो नहीं हो रही। देखना होगा तमाम तैयारियों के बीच चुनावी दंगल में किसकी जीत होती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।